नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, न्यूज इंडिया का मकसद है कि हम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इसी स्वास्थ्य के ख्याल रखने की सीरीज में हम हेल्दी इंडिया शो भी करते हैं और ये शो आपके लिए लेकर के आते हैं। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन्स की। देखिए, यूं तो पहले के समय में जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, यानी कि जोड़ों के दर्द की जो समस्या होती थी, वो बढ़ती उम्र के लोगों में यानी कि बुजुर्गों में देखने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारी जीवन शैली इतनी फास्ट हो गई, जीवन शैली खराब हो गई और कई सारी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से अब युवाओं में भी ये जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलने लग गई है। जॉइंट्स वीक हो गए। अमूमन माना जाता है कि जॉइंट पेन की जो वजह होती है वो गठिया होती है, लेकिन गठिया सिर्फ गठिया कह देना क्या ये जायज होगा क्या? क्योंकि गठिया के भी 100 प्रकार होते हैं। अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हैं तो भी आप जोड़ों के दर्द के शिकार हो सकते हैं। आपकी जीवन शैली खराब है तो भी आप जोड़ों के दर्द के शिकार हो सकते हैं। आप गलत पोस्चर में चल रहे हैं, आप गलत पोस्चर में किसी चीज को लगातार देख रहे हैं, तो ये तमाम वजहें जो हैं वो जॉइंट पेन की वजह हो सकती हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा जिनके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे साथ फोन लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने सवाल साझा कीजिएगा, उनके जवाब भी मिलेंगे, डॉक्टर्स वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जॉइंट पेन एग्जैक्टली क्या है, किस वजह से अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है युवाओं में भी, बुजुर्गों के साथ साथ, और उसके पीछे की वजह मेनली क्या है। देखिए, जोड़ों का दर्द एक आम बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ये हल्की असुविधा से लेकर गंभीर दर्द तक होता है और रोजाना गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जोड़ हड्डियों को कनेक्ट करते हैं जो गति और लचीलेपन में मदद करते हैं। जब ये जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सूज जाते हैं तो इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। जोड़ों का दर्द शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है, जिसमें घुटने, कूल्हे, कंधे और हाथ शामिल है। जोड़ों के दर्द के कारणों और संभावित जटिलताओं को समझना प्रभावी प्रबंधन या किसी की भलाई में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जोड़ों का दर्द अपने आप में बहुत ही दुर्बल करने वाला हो सकता है, लेकिन ये अतिरिक्त जटिलताओं को भी जन्म दे सकता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। लगातार जोड़ों का दर्द जोड़ों के लचीलेपन और गतिशीलता को सीमित कर सकता है। लंबे समय तक जोड़ों में दर्द रहने से क्रॉनिक दर्द सिंड्रोम विकसित हो सकता है, जो व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जोड़ों के दर्द को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें दर्द निवारक, सूजन रोधी दवाएं और रोग निवारक दवाएं गठिया अन्य सूजन संबंधी स्थितियों से जुड़े जोड़ों के दर्द को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा डॉक्टर की बताई गई एक्सरसाइज जोड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, कठोरता को कम करती है और प्रभावित जोड़ों को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके भी अपने जोड़ों का ख्याल रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। सभी से तारुफ मैं आपका कराऊंगी। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल जी हैं, प्रमुख हैं यानी कि चीफ हैं CIO के। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर अरुण पांडे हैं, सर्जन हैं एम्स के, हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पूजा सेठी HOD हैं ABVIMS अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। डॉक्टर निकुंज अग्रवाल हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका भी। सभी का बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा डॉक्टर आर.के. बेनीवाल जी आपसे होगा। देखिए, जॉइंट पेन की हम बात करते हैं। जॉइंट पेन की जब हम बात कर रहे हैं तो अब बुजुर्गों से ज़्यादा धीरे धीरे
इस समस्या का दायरा बढ़ गया है और अब युवाओं की अगर मैं बात करूं तो 30s और 40s में भी युवा ही होते हैं और उनके जॉइंट पेन्स शुरू हो गए हैं। उनको भी अब कह सकते हैं कि थेरेपी की ज़रूरत पड़ने लग गई है, उन्हें भी अब ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ने लग गई है, उन्हें भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की ज़रूरत पड़ने लग गई है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि देखो, जॉइंट पेन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आर्थराइटिस डेवलप होगी तभी होगा, और आर्थराइटिस भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अगर कोई चोट लग गई है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होती है। जैसे मान लो फ्रैक्चर हुआ हो पहले का, या फिर उसमें मेनिस्कस इंजरी हो, उससे हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन से हो सकता है, ट्यूबरकुलर हो, पायोजेनिक आर्थराइटिस हो, उससे भी हो सकता है। तीसरा गोटी आर्थराइटिस है, गोट यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उससे भी। चौथा ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया है उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकती है। तो जो जनरल जो डिजेनरेटिव चेंज है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो ओल्ड एज में होती है। लेकिन जिनमें अर्ली एज में चोट लग गई, मेनिस्कस टियर हो गया है ना, फ्रैक्चर हो गया, तो उनमें जल्दी एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी। और बच्चों में भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बच्चों में गठिया भी हो सकता है। और फीमेल में गठिया होता है, जैसे आप 15 साल की उम्र में ही गठिया हो जाता है बच्चों में, फीमेल में थोड़ा कॉमन है, तो उसकी वजह से भी वो जॉइंट में पेन हो जाता है। लेकिन वो पेन थोड़ा अलग टाइप का है, वो सारे जोड़ों को, एक से ज़्यादा जोड़ को इन्वॉल्व करता है, जो गठिया टाइप होता है। तो अलग अलग आर्थराइटिस के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी आर्थराइटिस है, क्या कारण है और उसका क्यों आर्थराइटिस डेवलप हो गई है। कई बार जैसे ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है गठिया, ये फैमिली में रन करती है, हेरेडिटरी है। कई बार ये है कि जैसे डाइटरी डेफिशिएंसी है, बचपन में रिकेट्स रहा है, डाइट पूरी नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, तो उससे भी जॉइंट पे भी असर पड़ता है। डिफॉर्मिटी हो जाती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उससे भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो जॉइंट पेन के कारण हैं वो सिर्फ आर्थराइटिस नहीं है, और भी हैं। जैसे मान लो जो उसमें मेनिस्कस टियर हो गया, इंजरी हो गई है, इंजरी होने से उसमें जब चलते हैं तो वो उसमें लॉकिंग हो जाती है, मेनिस्कस बीच में फंस जाता है, तो पेन होता है। तो आर्थराइटिस के अलावा भी जॉइंट पेन के बहुत कारण हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं सर। एसके वर्मा जी हैं मुंबई से। एसके वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, डॉक्टर अरुण पांडे आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ डॉक्टर नमस्कार। सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब से बात करनी है। सवाल अपना पूछिए, वो सुन रहे हैं आपको। हाँ, मिसेज को करीब 10-12 साल से जॉइंट पेन है, तो कई बार एक्सरे हुआ उनका, और आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन उनको टेम्पररी रिलीफ है। एक्सरे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गैप कम हो गया है। गैप कम हो गया है। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और आपको मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने वाइफ का एक बार उम्र भी बता दें हमें। उम्र कितनी होगी? 70 ईयर्स है। हाँ, 70 साल। तो जैसे अभी 50 साल से है डॉक्टर, 50 साल की एज से ही। जी, तो जैसे बनीवाल सर अभी बता रहे थे कि लगभग आपकी वाइफ की उम्र 70 साल है, तो यानी कि बुजुर्ग कैटेगरी में आ गई हैं। और सर जैसे अभी पहले भी बता रहे थे, डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि जोड़ों का दर्द, जैसे अभी आपने कहा कि गैप कम हो गया, तो मैं इससे अंदाजा लगा पा रहा हूं कि ये घुटने के एक्सरे की बात कर रहे होंगे, क्योंकि घुटने के एक्सरे में ही गैप की बात की जाती है। समान तरह से जो भी डॉक्टर्स अगर समान तरीके से बताता है किसी पेशेंट तो ये गठिया के एक लक्षण है जो गैप कम करके सामान्य भाषा में एक चिकित्सक अपने पेशेंट के अटेंडेंट को बताता है। तो वो आप एक्सरे जो बात कर रहे हैं वो घुटने का एक्सरे है। और जाहिर सी बात है कि जब घुटने के एक्सरे में अगर ज्वाइंट कम हो रहा है, तो क्या आपकी पत्नी को बाकी भी जोड़ों में दर्द रहता है क्या? और तो कहीं नहीं, और ये हाँ कमर से भी होता है, कमर से घुटने तक जाता है दर्द। जी, तो आपको एक बात बता दें कि इस उम्र में 70 साल की उम्र में एक ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी होती है, जिसके कारण जितने भी शरीर में हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर और खोखली होने लगती हैं। उसमें से एक लक्षण ये भी है कि घुटने का घिसाव या गैप का कम होना, ये भी एक लक्षण है।
तो मेरी आपसे राय है कि एक बार अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से पास जाइए और ऑस्टियोपोरोसिस नामक जांच एक बीमारी है जिसकी जांच कराई जा सकती है, जिसकी जांच से पता लग सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस आती है तो उसकी कुछ विशेष दवाइयां चलती हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। और 2-3 काम अभी से मैं बताना चाहता हूं कि वो मना करें अपनी पत्नी को। पहला तो सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करा दें, क्योंकि जब भी घुटने का ये लक्षण बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ने लगेगा तो ये गैप आपको अभी गैप कम होना दिखाई दे रहा है। बाद में ये कुछ ही सालों बाद अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो ये हड्डी घिसने तक की नौबत आएगी। फिर बाद में अगर आप जाना चाहेंगे तो सर्जिकल एस्पेक्ट में आपको लैंड अप करना पड़ जाएगा। तो मेरी राय ये है, मेरी राय ये है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए कि कहीं ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का लक्षण के कारण तो नहीं हो रहा है। और अगर ये लक्षण आ जाता है, डॉक्टर साहब यही ऑस्टियोपोरोसिस ही है उनको। जी जी, तो उनका एक क्लियर हो गया है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस में कुछ सेलेक्टिव दवाइयां दी जाती हैं, कुछ प्रिकॉशन बताई जाती हैं, कुछ कसरत बताया जाता है, इससे आपको राहत जरूर मिल जाएगा। तो ये क्या इसको फिर से ऑर्थोपेडिक को दिखलाएं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल तो ये एस.के. है- वर्मा जी, देखिए जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बोल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और यहाँ पर भी आपने सवाल पूछा है तो डॉक्टर अरुण पांडे ने जिस तरीके से आपको गाइड किया, मेरे ख्याल से ये कम्युनिकेशन सही डायरेक्शन में था और अब आपको वो डायरेक्शन फॉलो करनी है जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया एस.के. वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निकुंज अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगले डॉक्टर हैं। सर स्वागत भी मैंने पहले आपका किया है और अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए आजकल की जीवन शैली जिस तरीके से हो गई है, हर कोई फिट और फाइन दिखना चाहता है और इसके चक्कर में क्या होता है कि बच्चे बहुत छोटी एज से जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेडमिल पर भागना शुरू कर देते हैं। ज़मीन पर भागना, प्रकृति के गोद में भागना, घास में भागना और ट्रेडमिल में भागना, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और इस डिफरेंस का क्या प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ता है क्या, डॉक्टर निकुंज? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि आजकल बहुत गलत तरीके की एक्सरसाइज लोग फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। फिट दिखने के चक्कर में किसी भी तरीके की एक्सरसाइजेस विदाउट गाइडेंस करी जाती हैं। जहाँ तक हम ट्रेडमिल की बात करें, पेशेंट वेट रिडक्शन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको वेट अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक गाइडेड प्रोटोकॉल होना चाहिए। डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि अगर हमें रनिंग करनी है या वॉक करनी है तो खाली पैर अगर हम चल रहे हैं तो वो उसके अपने फायदे हैं और कुशन शूज पहन के चलते हैं तो उसके अपने फायदे हैं। तो कोई भी हम चीज करते हैं वो एक गाइडेड प्रोटोकॉल के अंदर होनी चाहिए। अनट्रेन्ड या अनगाइडेड बिल्कुल डॉक्टर निकुंज, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, सुभाष सक्सेना जी हैं दिल्ली से। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, डॉक्टर निकुंज उसका जवाब देंगे। डॉक्टर नमस्कार। बिल्कुल अपना सवाल पूछिए सुभाष जी। डॉक्टर साहब मेरे कंधे में 15 दिन से बहुत दर्द है और बाजू मेरी चिपकती जा रही है चेस्ट के साथ। फोन से थोड़ा सा दूर होकर के सुभाष जी अपनी बात करिए। क्लियर नहीं है मेरे है और बाजू कंधे सुभाष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अनंत शर्मा गुजरात से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनंत जी बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मेरे बाएं हाथ में जो एल्बो है इसमें 1 साल से दर्द रहता है, इसका क्या कारण है और कौन सा डॉक्टर दवा मैं निकुंज लूं? प्लीज। देखिए अगर आपको एल्बो में पेन है, आपको पहले कभी चोट लगी है उस एल्बो में? मैंने रिपोर्ट करवाया लेकिन कुछ निकला नहीं, केवल दर्द होता है और जैसे इसके लगता पहले है कि आपको कुछ क्या चोट लगी है क्या सर? कभी कभी नहीं, चोट चोट लगी है नहीं कोई लगी है। नहीं? चोट नहीं लगी है, ये अचानक शुरू हुआ, पहले कंधे से शुरू हुआ, फिर कंधे से ठीक हुआ तो फिर ये हाथ में आ गया देखिए और सबसे ये बना ज्यादा रहता, मीठा common- मीठा दर्द बना रहता। देखिए कोहनी में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो जोड़ से निकल रहा है, मांसपेशी से निकल रहा है, या
टेंडन जो जो रस्सियां हमारे हाथों को चलाती हैं, वो जहाँ से ओरिजिनेट करती है वहां से निकल रहा है। इसको कॉमन भाषा में टेनिस एल्बो बोला जाता है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि 80-90% लोगों को जो कोहनी का दर्द होता है वो टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो नाम की एक बीमारी से होता है, जिसमें एक मांसपेशी का ओरिजिन यहाँ से होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। ये हो सकता है आपको यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हों या विटामिन डी कम हो, तो बेसिक खून की जांचें जरूर करवाएं, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से परामर्श करें, और अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करें। साथ में कुछ आइस पैक्स या एंटी इंफ्लेमेटरी लें अगर ऐसा कुछ लगता है तो, और उसके हिसाब से हम आगे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल गया होगा। इसके अलावा हमारे साथ में ओपी चड्ढा जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। ओपी जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। मैम ओपी चड्ढा बोल रहा हूँ, पश्चिम विहार दिल्ली से। ऐसा मेरे घुटनों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, अकड़न। अच्छा, घुटनों में आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या, एज क्या है? मेरी एज है नियर अबाउट 70। 70। तो आपको घुटनों में बैठे बैठे लेटे लेटे भी दर्द होता है या चलने से होता है? नहीं, लेटे लेटे नहीं होता, जैसे बैठा हूँ ना, चेयर पे बैठा हूँ मैं, हाँ हाँ, तो जब उठूंगा ना तब अकड़न सी लगेगी। अच्छा, और दूसरा हाथों में, छोटे उंगलियों में और दूसरे कोई जोड़ों में होता है? ना ना, और कहीं भी नहीं है। तो मुख्यतः आपके जो है ना एजिंग प्रोसेस जो होता है ना, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एज जो जो बढ़ती है त्यों त्यों जो एबनॉर्मल पोस्चर से या ज़्यादा चलने से, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने से, या ज़्यादा पहले कोई छोटी मोटी मोच आई हो, इंजरी रही हो, उसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। इंजरी तो मेरी डॉक्टर साहब ऐसा है कि 10-15 मिनट अगर मैं खड़ा रहता हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। तो आपको ओस्टियोआर्थराइटिस नाम की जो है ना प्रॉब्लम है, ओस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम है, उसमें जोड़ की कार्टिलेज घिस जाती है, और घिसने की वजह से अंदर की तरफ ज्यादा घिसती है, तो वो डिफॉर्मिटी भी बनती है, पैर अंदर की तरफ आता है। आपकी चाल में भी फर्क आ गया होगा, आप थोड़े, हाँ, चाल में भी अबनॉर्मल सा जो लर्चिंग गेट हो जाता है, जैसे लेफ्ट में झुके, राइट में झुके, इस तरह से। हाँ, तो उसके लिए आपको पहले एक्सरे कराना चाहिए, और हम ये देखते हैं कि भाई ओस्टियोआर्थराइटिस कौन सा ग्रेड का है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। इस एज के अंदर ग्रेड 1, 2 नहीं है, ग्रेड 4 ही मिलेगी। एक्सरे कराया था तो वो घुटने में उसने बताया था कि राइट घुटने में गैप है, थोड़ा गैप काफी हो गया। हाँ, तो उसमें एक्सरे को देख के और आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आपकी एज को देखते हुए, उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि भाई मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से भी ट्रीटमेंट करते हैं, और बाकी जो है इंजेक्शन वगैरह से भी ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर वगैरह से, और बाकी ऑपरेशन से भी करते हैं। अब ऑपरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट ही करना है। अगर आपके डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, कार्टिलेज ज़्यादा नहीं घिसा है, तो हम ऑस्टियोटोमी भी कर देते हैं, जो हाई टीबीएल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं जिसको, एसटीओ। और अगर बहुत ज़्यादा जोड़ में डैमेज है, डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, लैक्सिटी है ना, तो फिर हम आपसे चला नहीं जाता है, घर में पानी पीने के लिए भी आपको परेशानी होती है, उठ के चलते हो, तो फिर हम नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। उसमें आपके पैर की जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाती है, पैर जो टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है, तो आपकी ये जो चाल है, लर्चिंग गेट, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, और 80% 85% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, करता है। हम ये उम्मीद करते हैं ओपी चड्ढा जी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। डॉक्टर पूजा सेठी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। पूजा सेठी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे रहेगा, देखिए चूंकि आप महिला हैं और डॉक्टर भी हैं, तो महिलाओं से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है कि देखिए महिलाओं को अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग दौर से गुजरना होता है। फीमेल्स जो है हर मंथ पीरियड्स वाले प्रोसेस से जो है वो गुजर रही हैं। उसके अलावा जो आजकल की डेली लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में जो बैठने से लेकर के खड़े होने तक का पॉस्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अलग हो गया है अब, फीमेल्स का भी और मेल्स का भी।
इसके अलावा एजिंग जैसे जैसे बढ़ती है फीमेल्स का को और भी ज़्यादा प्रेगनेंसी और भी तमाम चीज़ों से जूझना होता है, तो ऐसे में वो अपने जोड़ों का ख्याल कैसे रखे? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि फीमेल्स को बैक एक बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, देखिए महिलाओं में जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग हमारा एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंज के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस काफी होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से फैट डिपॉजिट होना खास करके आपके हिप रीजन में काफी रहता है, और वजन का बढ़ना प्रेगनेंसी के दौरान, फिर उसके बाद जब आपका मीनोपॉज आने लगता है, पेरीमीनोपॉज 40-45 की उम्र में, तभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वजन बढ़ने लगता है। तो इसलिए महिलाओं में घुटनों की तकलीफ अधिकतर ज्यादा देखी जाती है। लेकिन महिलाओं के साथ एक समस्या ये भी रहती है क्योंकि ज्यादातर आजकल महिलाएं कामकाजी हैं, तो घर का भी काम होता है, दफ्तर का भी काम होता है, तो वो अपने ऊपर खान पान पर और वर्जिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन अगर शुरू से ही वो अपने वजन को नियंत्रण में रखें, रेगुलर व्यायाम करें, चाहे योगा करें, चाहे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करें, तो उससे उनको घुटनों के दर्द से काफी हद तक निजात मिलेगा। देखिए, अगर हम अपना वजन 4 से 5 किलो भी कम करते हैं तो हम घुटने पे 40 से 50 किलो का वजन कम हो जाता है। तो उतना जब एडिशनल टॉर्शन नहीं आता तो हमारे घुटनों के दर्द में काफी आराम मिलता है। मैं कह रही थी घुटनों के दर्द के लिए महिलाओं को कुछ एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे कि घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। ये आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर आराम से सीख सकते हैं और इन्हें घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिलिंग घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि साइकिलिंग में घुटनों पे जोर भी नहीं पड़ता है, आपकी मोबिलिटी भी बढ़ती है, और खास करके वो साइकिल जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो जैसे बैठे बैठे जो स्टैटिक साइकिल कहते हैं, जो कि ज्यादातर जिम में या आजकल काफी सरकारी पार्कों में भी लगी हुई है, उस साइकिल को चलाकर आप घुटनों का व्यायाम अच्छे से कर सकती हैं। तीसरी एक्सरसाइज है चलना फिरना। चलना फिरना भी घुटनों के लिए, घुटनों की मांसपेशियों के लिए, कूल्हों की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जो मेन प्रिकॉशन लेनी है वो ये है कि आपने पैरों के बाहर बैठ के काम नहीं करना। अगर जमीन पे बैठ के कुछ भी काम कर रही हैं तो हमेशा एक पटरा इस्तेमाल करें और स्टूल कुर्सी पे ही बैठ के काम करें। चौकड़ी मारकर पलंग पे भी ना बैठें, क्योंकि जितना हम चौकड़ी मारकर या पैरों के बाहर बैठेंगे घुटनों में जॉइंट प्रेशर बढ़ेगा और उतना ही हमारा गठिया बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी बात है, हमें अपने खान पान का ध्यान दें। कैल्शियम और प्रोटीन डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, खास करके महिलाओं की। बिल्कुल। डॉक्टर निकुंज, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर, मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए अमूमन ही कहा जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं खाने में जो हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और चूंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड में तो सब कुछ मिल रहा है, खट्टा भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है, सबको स्पाइस भी मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, खा रहे हैं सब, लेकिन शायद यही वजह है कि बहुत जल्दी जल्दी वो तमाम बीमारियां जो एजिंग के साथ आती थी उनको हम पहले से ही फेस भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको अवॉइड करके कुछ हद तक लोग बच सकते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक हम डाइट की बात करते हैं, बहुत जरूरी है चीज समझना कि हमारे डाइट में मैक्सिमम सफेद और हरी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां। ये सब चीजें हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत स्वस्थ रहती हैं। ज्यादातर देखा गया है कि फास्ट फूड या फिर बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं लोग या तली हुई चीजें खा रहे हैं, इससे मोटापा बढ़ता है, वेट बढ़ता है। और जैसे कि मैडम डॉक्टर पूजा ने बताया कि वजन के बढ़ने से हमारे घुटने और जोड़ों पे 4 से 5 गुना वजन बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है। तो हमें अपने वेट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो जो डायबिटिक्स हैं उनको शुगर डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल ज्यादा रहता है या फिर जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। शुड बी अ बैलेंस डाइट, और बहुत ज्यादा मटन या रेड मीट नहीं लेना चाहिए और अपना वेट नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है, वेट नियंत्रण में रखना चाहिए, और डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बताई हैं उनको तो प्रॉपरली अवॉइड ही करना चाहिए। डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास आऊँगी। सर मेरा सवाल आपसे अगला ये रहेगा, अमूमन देखिए जैसे हम ऑफिस में कई लोगों की सिटिंग जॉब्स होती हैं, तो बैठने के पोस्चर से भी क्या जॉइंट पेन का कोई रिलेशन है क्या अगर हम, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो अगर जो मेरा क्या पोस्चर ठीक है बैठने का, और अगर नहीं है तो क्या करेक्ट पोस्चर है जिसे अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, सब जितनी भी लोग आजकल सभी लगभग वर्किंग हैं, तो सबसे जो आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, और ये सबके लिए फ़ायदेमंद भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी आप एक्सटर्नल वर्क करते हैं, यानी कि लगातार एक ही पोस्चर में बैठ के काम करेंगे या करेंगी,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको फटीक होगा, और फटीक होने के साथ आपको लक्षण आने लगेंगे, जैसे कि दर्द होना या फिर अकड़न होना, जो सामान्य भाषा में बोला जाता है कि अकड़न हो रही है। तो मेरी राय ये है कि जब भी आपको अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आप कुछ समय बाद, यानी कि अगर लगातार बैठने वाला काम है, 4 घंटे 5 घंटे बैठ के काम करना है, तो आप ज़रूर शॉर्ट स्पेन यानी कि लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद स्ट्रेचिंग कर लें, यानी कि अपना पोस्चर चेंज करें, क्योंकि एक ही पोस्चर पे होने पे मैंने पहले ही बताया कि अकड़न या मांसपेशियों का खिंचाव हो जाएगा, और ये जो खिंचाव आपको दर्द देगा। और अगर ये लगातार आपने इस पर अगर सावधानी नहीं बरती तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं बोनी इंजरी तक लेके जाती है, जिसको हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि कई बार ये बोला जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन मुझे डिस्क की प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ट्रॉमेटिक डिस्क के कारण भी हो सकता है। और मिसयूज जो पोस्चर कहते हैं, मिसयूज पोस्चर जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, गर्दन का दर्द आपने देखा होगा, कमर का दर्द देखा होगा। कमर का दर्द सामान्यतः किन में हो रहा है, यंग एज में भी हो रहा है, जो कि वर्किंग ऑफिस में जो काम करते हैं उनको हो रहा है। तो जब ऑफिस पे बैठ, क्योंकि आजकल जो जॉब्स हैं वो 18 आवर्स तक की सिटिंग जॉब्स हो गई हैं। उसी में बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रही हैं, गर्दन झुका के बार बार काम करेंगे तो गर्दन में पेन होता है। बार बार अगर आप कभी भी बहुत ज्यादा जो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे शरीर का है, अगर उसमें आपने काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है जब भी एनाटॉमी आप डिस्टर्ब करती हैं तो एनाटॉमी डिस्टर्ब ही डिजीज है। बिल्कुल। तो कमर का दर्द और ये जो गर्दन का दर्द जो ऑफिस वर्कर्स में जो देखी जाती है वो इसलिए देखी जाती है कि आप लगातार एक ही पोस्चर में, मिसयूज पोस्चर में आप काम करते रहते हैं, स्ट्रेच नहीं करते हैं, रिलैक्स नहीं करने देते उस ऑर्गन को, तो वहाँ पे पेन होता है और कहीं ना कहीं वो फिर डीजेनरेटिव चेंजेस में अख्तियार करता है और फिर ये आपको एक क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जिसका निजात फिर या तो मेडिकेशन है या फिर फिजियोथेरेपी है या फिर और सबसे पूजा जी सबसे खास बात इस ऐसी चीज़ों में ये है कि आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी ये परेशान करती है कि आप दवा भी खा रहे हो, दवा खाते हो, दर्द खत्म हो जाता है, बिल्कुल वो दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे भी ये चीजें प्रभाव डालती है। तो मेरी राय ये है कि जब भी लॉन्ग पोस्चर में बैठने का काम हो तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट स्पेन करके रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में उठना है, अपने पॉस्चर्स को चेंज करना है और स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। अगर आप टहल नहीं सकते हैं तो कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए। हमारे साथ में सुरेश जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर पूजा सेठी आपके सवाल का जवाब देंगी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं करनाल से हरियाणा से सुरेश मलिक बोल रहा हूँ और मैं 68 इयर्स का हूँ और मेरे ये 2-3 साल से यूरिक एसिड जो है 7.5 आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं सीधा चल रहा हूँ, सैर करता हूँ, तो मेरी चाल में कोई फर्क नहीं आता, मैं जितना मर्जी पैदल चल लूँ, लेकिन जब जैसे 2-3 स्टेप चलता हूँ मैं सीढ़ियों के घर के अंदर, तो मेरे को कोई चीज का सहारा लेके चलना पड़ता है और मेरे घुटनों से लेकर नीचे तक मतलब परमानेंट पेन रहता है। डॉक्टर पूजा, आपने सवाल सुना या मैं उसे रिपीट करूं? जी बताइए। जी हाँ, इनका कहना है कि इनकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, तो पहले तो इनको एक ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करना है जो इनकी बढ़ी हुई यूरिक एसिड के लिए इनको दवा बताएंगे कौन सी खानी है। साथ साथ अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मांस मच्छी खाना बंद कर दीजिए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो छोले, राजमा, पनीर जिनमें ज्यादा प्रोटीन होता है ऐसे खानों का सेवन कम करेंगे। उसके बाद बात आती है आपके दर्द की, जो कि आपको टांगों से लेके, घुटनों से लेके पैरों तक रहता है और चलने के बाद होता है। इसका मतलब आपको दर्द ज्यादा वेट बेयरिंग पोजीशन में होता है, इसका मतलब आपकी मांसपेशियों में कमजोरी है, इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और हो सकता है आपकी काफ मसल भी टाइट हो, तो एक तो आप गर्म पानी में नमक डाल के पूरा अपनी टांगे भिगो के रोज सिकाई करा करें सैर करने के बाद। उसके बाद आपको काफ स्ट्रेचिंग और क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे आपकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी, तो आपको जो आप 5-10 कदम चलने के बाद दर्द होता है उसमें आपको काफी फर्क पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके घर के पास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हो आप उनके पास जाएं और एक्सरसाइज, काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सीखें, जिससे आपको आराम मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। चलिए, अगला सवाल मेरा डॉक्टर आर.के. बेनीवाल आपसे रहेगा। सर देखिए, अमूमन जब हम छोटे थे तो दादी बाबा को अक्सर बात करते हुए सुनते थे कि हड्डियों का तेल खत्म हो गया है, ये अक्सर सुना है मैंने। तो ये एग्जैक्टली क्या है? ये कुछ ना कुछ तो टर्म होगा जिसे वो यूज कर रहे हैं और जो हमें शायद समझना चाहिए। जनरली लोग ये बोलते हैं आम भाषा में कि हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गया है। हाँ,
ग्रीस का बोलते हैं, तो वो ये उसका मतलब ये नहीं है कि हड्डियों में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खत्म हो गया, कम हो गया। उसका मतलब यही है कि जॉइंट में डीजनरेटिव चेंज आ गए, जॉइंट थोड़ा घिसने लग गया है, उसमें कार्टिलेज घिस गया है, तो उसमें थोड़ा स्पेस कम नजर आता है। उसका मतलब ये है। ग्रीस तो रहता ही है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, हाँ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड खत्म नहीं होता पूरा बिल्कुल भी। तो ये इसकी जो है ना, एक तरह से बोलने में लेमैन लैंग्वेज आता है। इसमें मैं जो है उनको ये सुरेश मलिक जी ने जो सवाल पूछा था उसमें ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं चल सकता हूँ, लंबी दूरी चल लेता हूँ, नॉर्मल चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तब मुझे दिक्कत आती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो हो सकता है उनका जो पेटेलोफिमोरल जॉइंट है उसके अंदर थोड़ा दिक्कत हो, तो वो एक्सरे कराएंगे। अगर एक्सरे घुटने के कराएंगे और उसका मर्चेंट व्यू कराएंगे, स्काईलाइन व्यू, तो पेटेलोफिमोरल जॉइंट का आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर जोड़ को हम देखेंगे क्लिनिकली, उसकी मूवमेंट करके एग्जामिन करेंगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था, टेनिस एल्बो की बात चली थी, जो कोहनी में दर्द बता रहे थे, तो उनको अगर वो जॉइंट की मूवमेंट कर सकते हैं, अगर जॉइंट की मूवमेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो वजन उठाने से उनको प्रॉब्लम है, कोई मग्गा जग बाल्टी, इसका मतलब वो टेनिस एल्बो है। तो हम पेशेंट को क्वेश्चन पूछ के भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कुछ हद तक, बाकी तो देखने से ही पता लगता है। और तीसरा, आजकल जो मेजर जो एपिडेमिक है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की है। आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करें, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, उठना बैठना चलना फिरना। क्योंकि जॉइंट पेन, जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए मोबिलिटी जरूरी है। लाइफ इज मोबिलिटी, लाइफ इज मोबिलिटी और मोबिलिटी इज लाइफ। तो जॉइंट इसमें सबसे मेन रोल अदा करते हैं। उसमें अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे और फिर उसमें चलना फिरना बीच में उठते भी नहीं है, इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर देती हूँ। देखिए, जब हम पुलिस ऑफिसर्स की जॉब की बात करते हैं और हम अपने प्रोफेशन की भी बात कर लें, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपने प्रोफेशन की भी बात करें, प्लस आपका भी जो प्रोफेशन है उसमें भी हमें किसी भी समय ऑफिस जाना पड़ता है। हमारा कोई जो रूटीन है वो सेट नहीं होता है। मान लीजिए आज मेरी हो सकता है कि मेरी जनरल शिफ्ट लगी है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लगी है, तो कल मेरी इवनिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कल मुझे 16 घंटे खड़े रह के काम करना पड़े। आज मैं 8 घंटा कर रही हूँ, कल 16 घंटे करना पड़े। आपका भी ऐसा हो सकता है कि आज कोई ऑपरेशन है आपको, तो हो सकता है कि डायग्नोस करना है तो आपको 16 घंटे 12 घंटे खड़ा रहना पड़े। तो ऐसे में भी क्या, इस सिचुएशन में भी क्या हम किसी तरीके के डिसऑर्डर्स को कैच करते हैं क्या? और अगर हम करते हैं, भाई ये तो हमारा प्रोफेशन है, हमें करना पड़ेगा, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें? उसमें तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिजी रहना भी चाहिए। लेकिन हफ्ते के अंदर अगर 4 दिन आपने एक्सरसाइज कर ली है तो सफिशिएंट है। डेली ऐसा नहीं है कि डेली आप एक्सरसाइज करो, दौड़ो भागो, वो करो। आपको अपना रूटीन बनाना है, रूटीन सेट करना है। अगर आपको ऑफिस में भी टाइम मिल जाए 5 मिनट 10 मिनट, तो भी आप बीच में रिलैक्स हो सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और दूसरा, जैसे डॉक्टर पांडे ने बताया कि भाई आप एक ही जगह बैठे नहीं रहे, लगातार 3 घंटे 4 घंटे आप बैठे हो, आप बीच में उठ के पानी पीने जाओ है, और बीच में उठ के खड़े होके स्ट्रेचिंग करो। और बैठे हो तो आपकी जो पोजीशन है, वो पोस्चर है, वो करेक्ट होनी चाहिए, माल पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे गर्दन आगे झुका के काम करते हैं, कंप्यूटर पे आगे झुक के काम करते हैं, तो ये मसल थक जाती है, फटीग हो जाती है, उससे जोड़ों को फिर वो संभाल नहीं पाती, जोड़ों में फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हम अपना रूटीन सेट करें जिस हिसाब से ड्यूटी है। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो दिन में करे, और डेली भी अगर टाइम नहीं मिला, कंटिन्यूस 16 घंटे ड्यूटी है तो हफ्ते में 4 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, अल्टरनेट डे कर लो। लेकिन एक्टिविटी ज़रूरी है, आपको वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो। लेकिन आप अपने लिए सुबह का वक्त या शाम का वक्त, दोनों में से कोई सा भी 1 घंटा जरूर निकालें अपने लिए, अपने शरीर के लिए। और उसमें क्या है कि जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो वेट बढ़ जाता है, ऊपर से जंक फूड लेते हैं ऑफिस में भी, वहाँ भी
फिर एसी में बैठे रहते हैं, गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, चलना हो नहीं पाता है। तो उससे क्या है, विशियस साइकिल डेवलप होता है, तो बिल्कुल। उससे फिर बढ़ता जाता है। और ठीक है। एक चीज सर के साथ मैं और ऐड कर दूं कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे लाइफ स्टाइल की, तो आप ये देखिए मैडम कि हम घर से निकलते हैं लगभग 8 बजे और घर फिर पहुंचते हैं लगभग 8 बजे। हाँ, 12 तो घंटे पूरे हो यानी कि जो हम लोग, आप जो बोले थे बचपन में दादी अम्मा लोग कहती थी कि छत पे बच्चे को रख दिया जाता था तेलो लगा के। हाँ। तो क्या उसका कारण, वैज्ञानिक कारण क्या था? सूर्य की रोशनी। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो 8 बजे घर से निकल के शाम को रात को 8 बजे हम घर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी तो हमें नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी, जो 4D की बात की जाती है, डेफिशिएंसी, डिफॉर्मिटी, उसको डिसेबिलिटी, चेंज किया गया है अब सनबाथ में। जी हाँ, इसी को अब वो सनबाथ की बात करने लगी जा रही है। और बार विटामिन डी की देखिए, सब हमारा देश प्रचुर मात्रा में सनलाइट का सोर्स है, मतलब वी आर ब्लेस्ड कि है, हम लोग बहुत ज़्यादा सनलाइट हमारे देश में, उसके बाद भी अगर हमारे देश में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर निकुंज, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर देखिए, जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटी से आती हैं, तो क्या जब हम जॉइंट पेन्स की बात कर रहे हैं, इसका भी कुछ रिलेशन हेरिडिटी से है क्या? अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री डिजीज़ की रही है या किसी को गठिया या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम रही है, तो क्या आगे उनके जनरेशन्स में भी ये हो सकता है क्या? बिल्कुल। जो गठिया है या जोड़ की परेशानी है, वो उसका एक बहुत मेजर जो एक कंपोनेंट है वो जेनेटिक होता है। तो अगर हमारे सूजन वाली गठिया है या इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथी है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि ज्यादातर मध्य एज के लोगों में पाई जाती है या फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है, तो उसमें देखा गया है कि जेनेटिक टेंडेंसी या हेरिडिटरी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हमारे पूर्वजों को ये इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथीज रहती हैं, तो आगे की जनरेशन को भी होने की काफी संभावनाएं रहती हैं। तो क्या इसे प्रिक्योर भी किया जा सकता है क्या? इसको क्योर डेफिनेटली करा जा सकता है। इसलिए हमें ये पता है कि अगर हमारे ये जनरेशन में ये आर्थराइटिस की परेशानी है, तो हम उस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हम टाइमली टेस्ट करा के इसको डायग्नोज कर सकते हैं और बहुत टाइमली इसका इंटरवेंशन करके उसको और वर्सन होने से रोक सकते हैं। इसी के साथ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हमारे पूर्वजों को है, तो हमें भी पता है कि हमारे भी एज में 50-55 साल की उम्र में आने की संभावनाएं हैं। तो अगर हमें पहले से पता है, तो हमें अपना वजन को कंट्रोल रखना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस, अच्छा खान पीन करना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट वो सब चीजें और कंट्रीब्यूट ना करें आर्थराइटिस को बढ़ाने में। और अच्छा खान पीन करना, एक्सरसाइज करना और वेट को कंट्रोल रखना। ठीक है, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप पहले से ही अपनी डाइट वगैरह को दुरुस्त कर लीजिए, तो हो सकता है कि आप उसको प्रिक्योर कर सकें। डॉक्टर पूजा, मैं आपके पास आऊँगी। देखिए, मेरा सवाल अगेन फीमेल से जुड़ा हुआ होगा। स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं फीमेल्स बहुत सारी, या फिर डॉक्टर्स भी हैं, आप हैं, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में है, आर्मी में है, तमाम फील्ड्स में हैं जहाँ पर दौड़ भाग बहुत ज़्यादा फीमेल्स को करनी पड़ रही है। ऐसे में उनकी एग्जैक्ट डाइट क्या होनी चाहिए जिसका ध्यान वो रखें? देखिए, फीमेल्स में डाइट में दो चीजों का, एक तो आयरन की कमी और एक कैल्शियम की कमी, दो मुख्यतः चीजें पाई गई हैं। आयरन की कमी क्योंकि महामारी की वजह से, कभी हाईवी ब्लीडिंग की वजह से, तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन जो खाना, जैसे कि सेब खाना, अनार, और ये सप्लीमेंट्स फीमेल्स किस एज से ले सकती हैं? देखिए, अगर आपका 18 साल की उम्र से तो सप्लीमेंट आराम से ले सकती है, लेकिन हमेशा पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और सप्लीमेंट की जरूरत हो तभी लेनी चाहिए, क्योंकि आयरन के अपने साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो आप आयरन तभी लेंगी, आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेंगे, अपने आप से कभी भी खाना नहीं शुरू करना है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको डाइट में, जैसे सेब ले लिया, गाजर, पपीता, आपने अनार, इन चुकंदर, इन लाल चीजों का सेवन करने से आयरन डेफिशिएंसी से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आपको दूध, दही, पनीर, इनसे तो मिलता ही है। साथ साथ आपने आजकल जैसे सर्दियां हैं, मेथी, पालक, इनमें खूब कैल्शियम होता है, केले में खूब कैल्शियम रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो खरोड़े में रहता है। इसके अलावा मखाने खा सकते हैं। तो कैल्शियम का इंटेक फीमेल्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जो खास करके महिलाएं जिनका भी बच्चे पैदा हुए हैं,
जो भी बच्चों को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर जिनको हम कहते हैं, तो जब तक आप बच्चों को दूध पिला रही है तब तक आपने साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है। इसलिए याद है पहले के टाइम पे उन्हें काफी चूरमा दिया जाता था जिसके अंदर मखाने खूब होते थे, दिन में 3-4 बार दूध दिया जाता था। लेकिन आजकल महिलाओं को वही जंक फूड और बाहरी खाना नहीं खाना चाहती, तो इस वजह से कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है। तो कैल्शियम के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, कैल्शियम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास आऊँगी। देखिए, अब चूंकि हम शो भी कंक्लूड ही लगभग कर रहे हैं, तो ऐसे में एग्जैक्टली आप यंगस्टर्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स ही हमारे देश का भविष्य भी है और सबसे ज़्यादा बीमार भी वही होते हैं। तो जो पूरे शो का जो समरी है ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल पहली, दूसरी एक्सरसाइज, जैसे सर ने बताया कि 1 घंटा समय तो अपन निकाल ही सकते हैं चाहे कितना भी बिजी हो, तो 1 घंटा अपने लिए समय, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ और एक्सरसाइज। जैसे सर ने बार बार हम लोग इम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे इम्फेसाइज कर रहे हैं, जंक फूड से दूर रहने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होम एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको अगर हम अपने रूटीन में इन्वॉल्व करें तो थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं? जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रेच एक्सरसाइज, जो भी जॉइंट्स के, आप जॉइंट्स की जितनी एक्सरसाइजेज हैं नॉर्मली आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं नॉर्मली, यानी कि अगर क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज की बात करें तो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जाते हैं तो वो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज नॉर्मली करना है तो आप कहीं भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है नॉर्मली रोम जिसको बोलते हैं ना मूवमेंट, हर जॉइंट का मूवमेंट अगर हम करें तो वो एनफ एक्सरसाइज है। अगर हम यंग हैं, अगर हेल्दी डाइट है, हेल्दी एक्सरसाइज है, तो इट इज एनफ फॉर यंग पर्सन। बिल्कुल। डॉक्टर निकुंज, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर निकुंज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर इनिशियली एकदम आज से ही स्टार्ट करना हो और कोई 2 पॉइंट्स हो जो इस शो के बाद इंसान अपने जीवन में ला ही ले और आपका दावा हो कि इसके बाद कुछ तो चेंजेस आएंगे, तो वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे? चलिए, डॉक्टर निकुंज हमारे पास से चले गए हैं। सर, आप बताइएगा। डॉक्टर बेदी, 2 पॉइंट आपने जो पूछे हैं वो पिन पॉइंट 2 हैं, युवाओं के लिए खास तौर से आपने कहा है ना, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी है कि जो उनका जो सुबह उठना, रात को सोना, वो टाइमिंग सही होनी चाहिए। देर रात तक ना सोएं, सुबह लेट ना उठें, सुबह जल्दी उठें सनराइज से पहले और रात को जल्दी सोएं, सबसे जरूरी ये है। और तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप, निद्रा, साउंड स्लीप सबसे जरूरी है। अगर आज के बाद में आगे आने वाली है स्लीप की एपिडेमिक आने वाली है, इनसोम्निया की, ये सबसे भयंकर एपिडेमिक आने वाली है। आजकल हर आदमी नींद की कमी से त्रस्त है। तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक जो लाइफस्टाइल है वो एक सेटल होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है और जल्दी रात को जल्दी सोना है, जल्दी खाना खाना है और सुबह जल्दी उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह करना है। और नींद पूरी होनी चाहिए, 6 घंटे या 7 घंटे की नींद सबसे ज़रूरी है। तो इसमें जो बैलेंस डाइट है, एक तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं स्वस्थ रहने के लिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हो, और दूसरा हो गया एक्सरसाइज, और वो तीसरा नींद, स्लीप। जी, डॉक्टर पूजा सेठी, 20 सेकेंड्स में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? शो को कंक्लूड कीजिएगा। जी देखिए, जोड़ों का दर्द जो कि अब एक एपिडेमिक बन गया है, जैसे सर ने बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हमारे, खास करके यंगस्टर पे, क्योंकि आजकल हमारा स्क्रीन टाइम सबका बहुत ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना है हर 1 घंटे के बाद। अगर आप नहीं उठ सकते, जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते, तो बैठे बैठे अपने हाथ पीछे रख के नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं, दोनों तरफ गर्दन को घुमा सकते हैं, हाथों को ऊपर उठाइए। तो ये बेसिक एक्सरसाइज आप अपने बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे सर ने कहा, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपना कैल्शियम और बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ में जुड़े और आपने जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनकी समस्याओं का निवारण किया। देखिए, हेल्दी इंडिया का काम है, हम कोशिश करते हैं, न्यूज़ इंडिया की कोशिश करता है कि हेल्दी इंडिया के जरिए हम आपको फिट और फाइन रखें, क्योंकि आप रहेंगे फिट तो आपका परिवार रहेगा सुपर हिट और इंडिया बन जाएगा सुपर डुपर हिट। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।